दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस बेहद नॉलेज से भरे वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज हमारे भारत से कितना कुछ लेकर गए हैं और उन्होंने भारत को किस तरह से लूटा है। आपने सुना भी होगा कि भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था और इतना ही नहीं, भारत में सबसे पहले डायमंड को भी खोजा जाता था क्योंकि 16वीं सेंचुरी से पहले ब्राजील और साउथ अफ्रीका में डायमंड की खोज नहीं की गई थी। इसलिए भारत के गोलकोंडा से डायमंड को निकाला जाता था और वहां से कोई साधारण नहीं बल्कि ऐसे ऐसे डायमंड बाहर आते थे कि अगर कोई इंसान उन्हें देख ले तो देखते ही मुक्त हो जाए। पर आज के समय गोलकोंडा से निकले हुए ज्यादातर डायमंड ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर वह गए कहाँ। कुछ डायमंड तो विदेश के म्यूजियम में रखे हुए हैं और उन्हीं डायमंड्स में से एक है कोहिनूर, जो कि इस दुनिया के सबसे फेमस डायमंड में से एक है। लेकिन कोहिनूर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा जिसके पास भी होगा वो इस दुनिया पर राज करेगा, पर साथ ही उसे उसके दुर्भाग्य का भी सामना करना पड़ेगा और उसे द कर्स ऑफ कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कोहिनूर के पूरे सफर के बारे में और वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत सबसे पहले कोहिनूर के ओरिजिन से ही करते हैं, या फिर इसे कहां से खोजा गया था और किसने खोजा था। तो आपको बता दें, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे एक कृष्ण नदी के पास कोलोरिया कहे गोलकोंडा खदान से खोजा था। हालांकि यह वह खदान नहीं है जिसको केजीएफ में दिखाया गया है, बल्कि यह एक बहुत ही पुरानी खदान है जो आज के समय आंध्र प्रदेश में मौजूद है। लेकिन इसे कब खोजा गया था और किसने खोजा था, इसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। पर जब साल 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के पास ये हीरा पहुंचा तो उन्होंने लोगों से इस बारे में पूछा कि आखिर यह कैसा हीरा है। तो बहुत सारे लोगों ने पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बताया कि यह हीरा आज से करीब 5000 साल पुराना है, यानी कि महाभारत काल का है और यह महाभारत से भी ताल्लुक रखता है। लेकिन उन्होंने इस हीरे को सीमांतक नाम से बताया, पर आगे चलकर जब ये हीरा फेमस हुआ तो इसे कोहिनूर के नाम से जाना जाने लगा। वही इसका उल्लेख आपको महाभारत में भी देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि महाभारत काल में बताया गया सीमांतक हीरा काफी ज्यादा अलग था। उस हीरे में और कोहिनूर हीरे में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि सीमांतक हीरा एक अलौकिक हीरा है जिसे कोई देखते ही अपने प्राण त्याग सकता है, लेकिन कोहिनूर अलग है। खैर, जो भी हो, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस हीरे को 1304 में मालवा के राजा के पास होने के सबूत मिलते हैं और माना जाता है कि यह उस समय का सबसे पुराना हीरा था। लेकिन फिर 1339 में इसे समरकंद लाया गया और वहां इसे करीब 300 सालों तक रखा गया। लेकिन इसे सिर्फ रखा ही गया, इसे कभी भी किसी ने अपने मुकुट पर नहीं सजाया। दरअसल इसके पीछे का कारण जानकर आप चौंक जाने वाले हैं। असल में बात कुछ ऐसी है, इस हीरे के बारे में उस समय एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी कि जो भी मनुष्य इस हीरे को अपने मुकुट पर सजाएगा वह पूरी दुनिया के दुखों से घिर जाएगा और उसे श्राप लग जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ऐसा भी कहा गया था कि इसे कोई पवित्र पुरुष की धारण कर सकता है और वह जब इसे धारण करेगा तब वह दुनिया का अनोखा पुरुष बन जाएगा। साथ ही इसे कोई भी महिला धारण कर सकती है। लेकिन यह उस समय की कोई अफवाह थी या फिर क्या था, इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद फिर से हीरा मुगल शासकों द्वारा आक्रमण कर लूट लिया गया और यह मुगलों के अधीन चला गया। अगर इतिहास की माने तो समरकंद के बाद ये हीरा खिलजी के पास रहा और फिर यह बाबर के पास पहुंच गया, क्योंकि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र किया गया है और इसमें बताया गया है कि बाबर के पुत्र हुमायूं ने जब सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा फोर्ट पर कब्जा किया था और इसको लूट लिया था, तब उनके इस शौर्य को देखकर ग्वालियर के राजा ने उन्हें एक हीरा तोहफे में दिया था। और जब हुमायूं बाबर से मिले तब उन्होंने वह हीरा बाबर को सौंप दिया और उनसे पूछा कि इस कीमत क्या है, तो बाबा ने उसका जवाब 1 लठ दिया। हालांकि उनके 1 लठ क्या मतलब था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी आत्मकथा में ठीक ऐसा ही लिखा हुआ है। अब जब इस हीरे की कीमत की बात हो ही रही है तो आप हैरान होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यह हीरा इतना ज्यादा कीमती है कि इसकी कीमत पूरी दुनिया की एक दिन की इनकम के हाफ है, जिससे आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एक अकेला देश मिलकर भी इस हीरे को नहीं खरीद सकता। बाबर के बाद ये हीरा हुमायूं और औरंगजेब ने संभाला और बाद में अपने वंशजों मोहम्मद को सौंप दिया। जिन्हें नहीं पता कि मोहम्मद कौन था तो उन्हें बता दे कि यह औरंगजेब का पोता था। इस हीरे के बारे में एक और कहानी का जिक्र मिलता है, जिसके हिसाब से 17वीं सेंचुरी में ये हीरा शाहजहां के पास था।
असल में उसमें बताया गया है कि शाहजहां ने एक बहुत ही भव्य तख्ते या कहे सिंहासन का निर्माण कराया था, जिसको सैयद गिलानी नाम के एक आर्किटेक्ट ने बनाया, जो समय के सबसे फेमस आर्किटेक्ट थे, और इसको बनाने में उन्हें अपनी टीम के साथ करीब 7 सालों का समय लग गया था। साथ ही इस सिंहासन को पूरी तरह सोने से तो बनाया ही गया था और उसके टॉप पर कोहिनूर का हीरा भी लगाया गया था, जिसको तख्ते मोलासा के नाम से जाना जाता था, और बाद में ये पॉपुलर हुआ, जिसे द पीकॉक थ्रोन के नाम से जाना जाने लगा। जब इस हीरे को पीकॉक थ्रोन में सजाया गया, उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से जौहरी आते थे कि आखिर इसकी सुंदरता का क्या मसला है, लेकिन बहुत समय तक लगे रहने के कारण इस हीरे की चमक में हल्का सा फर्क आ गया। फिर 17वीं सेंचुरी में ही होतेनसोर वोजिया नाम का एक जौहरी इसे देखने के लिए आता है और वह राजा से कहता है कि वो इस हीरे की चमक को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसे सुनने के बाद राजा उसे यह हीरा दे देते हैं, लेकिन वह हीरे को टुकड़े टुकड़े कर देता है बजाय उसकी चमक बढ़ाने के। और हाँ, आप जान ले कि जब इस हीरे को पहली बार देखा गया था तब ये करीब 793 कैरेट का था, लेकिन उसके कटने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 186 कैरेट का ही बचा। और जब ये हीरा राजा को वापस दिया तो राजा को शक हुआ कि इस हीरे के साथ कोई छेड़खानी की गई है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा समझ नहीं आया और उन्होंने इस कारण से जौहरी पर केवल उस समय के 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन फिर 1739 में किंग नादर शाह नाम का एक पर्शियन राजा भारत आता है और आते ही मुगल शासक को हरा देता है और उसकी सारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेता है। आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि जब तक ये हीरा बाबर के पास था तब तक इसे बाबर के हीरे के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये हीरा नागर शाह के पास पहुंचा तो उन्होंने इसको कूहे नूर नाम दिया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि कूहे नूर का मतलब प्रकाश या फिर रोशनी का पहाड़ होता है। पर अब नजर डालते हैं द कर्ज ऑफ कोहिनूर के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोहिनूर को जो भी अपने अधीन करने की सोचता है उसको एक श्राप लग जाता है और वह इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान बन जाता है। ठीक इसी तरह कुछ नादिर शाह के साथ भी हुआ। उन्होंने जब हीरे को अपने अधीन करने की सोची तो 1747 में राजनीतिक विवादों के चलते उनकी हत्या कर दी गई और वे इस हीरे को कभी भी मुकुट पर सजा ही नहीं सके। और फिर यह हीरा अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया, लेकिन उसके बाद ये हीरा भारत कैसे पहुंचा, इसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक कथा बहुत ज्यादा चर्चे में है कि जब अहमद शाह दुर्रानी के बेटे शाह शुजा सिखों के कैद में लाहौर जेल में था, तब महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा के पूरे परिवार को तब तक भूखा रखा था जब तक कि शाह शुजा हीरा महाराजा रणजीत सिंह के हवाले नहीं कर दिया। तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को ये हीरा अपनी खुशी से सौंपा था और उसके बदले में महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा की लड़ाई में मदद की थी और उसे उसकी अफगानिस्तान की गद्दी दोबारा वापस दिलाई थी। और अब जब ये हीरा हमारे भारत के राजा यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के पास आ चुका था तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि उनकी मृत्यु के बाद इस हीरे को भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर के खजाने में सौंप दिया जाए। लेकिन उसके बाद साल 1849 में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिखों के ऊपर पूरी तरह कब्जा जमा लिया और उनका पूरा खजाना लूट लिया और इस तरह से यह कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गया। फिर बाद में ये हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड डलहौजी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को तोहफे के रूप में दे दिया। लेकिन ये हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी काम में नहीं था और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि यदि यह हीरा महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट करेंगे तो इसके बदले में उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने ये हीरा रानी विक्टोरिया को गिफ्ट के तौर पर दे दिया, लेकिन इसे देखने में महारानी विक्टोरिया को चमक में कमी लगी और उन्होंने हीरे को 1852 में एक डच ज्वेलर सेंटर को दे दिया, जिसने इसे काटकर 105.6 कैरेट का कर दिया और इसकी चमक बढ़ा दी। और अब जब ये हीरा 105 कैरेट का हो चुका था तो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की वे हीरे को म्यूजियम में नहीं रखेंगी बल्कि अपने मुकुट पर सजाएगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने छोटे छोटे करीब 2000 हीरो के साथ कोहिनूर को भी अपने मुकुट पर सजा दिया। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस हीरे को जो भी पहनता है उसको हर वह चीज प्राप्त हो जाती है जो वह सोचता है, साथ ही इसे कोई भी महिला धारण कर सकती है। ये बात भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जब महारानी विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने मुकुट में लगवाया था तब अगर आप ध्यान दें तो अंग्रेजों का शासन न केवल भारत पर था बल्कि पूरी दुनिया पर था, जिससे इस बात का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि आखिरकार ये हीरा सच में एक तिलस्मी हीरा था। और यह बात भी आपको पता है कि इसे कोई पुरुष नहीं पहन सकता, जिस कारण से अगर कभी भी कोई पुरुष राजा बनता था तो उसकी पत्नी को इसे पहनने का अधिकार था, न कि पुरुष को। इसके बाद भी इस कोहिनूर को एक के बाद एक कई सारी रानियों ने पहना, लेकिन अंत में या कहे आज के समय कोहिनूर नाम का ये हीरा लंदन में एक म्यूजियम में रखा हुआ है।
और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि आने वाले समय में जल्दी कोहिनूर को भारत वापस लाने की तैयारी चल रही है। आशा है कि जल्दी ही आपको भारत में देखने को मिलेगा कोहिनूर हीरा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।